हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 2014 का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिए, ठीक है। वहाँ पर हमने अभी तक जो है जीएस वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व कर लिया है और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए आप लास्ट तक, वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मेरी द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फ्रेंड्स, उसके अलावा आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। वहाँ पर मैं आपको जीके से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे देते रहता हूँ। और उसके अलावा मैं क्विजेज़ भी उसके वहाँ पर डालता रहता हूँ, ताकि आप लोग क्विज भी उसके साथ देख पाएँ और अपनी तैयारी को परख पाएँ। जीएस के रिलेटेड आपको वहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ उसको मैं तुरंत वहाँ पर डाल देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को तुरंत आप तक वहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और इससे आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आया था वो है एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था। तो एडुसेट क्या था फ्रेंड्स? एडू से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट है। तो ये जो एडुसेट है ये एक एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट थी, इसीलिए इसका क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो हमारा जो एग्जाम है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए इस तरह के सैटेलाइट से क्वेश्चन बनता है। तो ये एक तरह से आप मान सकते हैं इसको कि ये करंट अफेयर का भी है और स्टैटिक दोनों का ही मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है 2004 में। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड या इस तरीके का कोई सैटेलाइट हाल ही में छोड़ा गया है तो उसको जरूर आप लोग देख लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको जो छोड़ा गया था वो कहाँ कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा, जो आपने प्रक्षेपण केंद्र का नाम हमारा सुना होगा। ये काफ़ी मतलब यहाँ से हमारे भारत के जितने भी जो उपग्रह हैं सुदूरवर्ती वो यहाँ से छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 2004 में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। तो फ्रेंड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको हम OHP भी कहते हैं, ये इसके बारे में जो है मैंने आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें आप जो पतली ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं उसको यूज़ करते हैं और फिर उसको उस पर लगाते हैं, मशीन के ऊपर रखते हैं। फिर उसका जो है वो आप जो एक प्रतिबिंब है वो आपके सामने की स्क्रीन पर या दीवार जो भी होगी उस पर बनता है। तो उसके माध्यम से आपने जो भी उस ट्रांसपेरेंट पेज के ऊपर बनाया हुआ होता है वो उस दीवार पर शो हो जाता है, जिसके माध्यम से आप क्लास के अंदर चीज़ों को प्रोजेक्शन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए आपको किस प्रकार से पूछा गया था। कठोर शिल्प, कोमल शिल्प, कठोर एवं कोमल शिल्प या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा के पूछा गया है। कठोर शिल्प से मतलब होता है यहाँ पर हार्डवेयर, ठीक है ना। तो हार्डवेयर मतलब जो भी मशीनी उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं वो सब के सब कठोर शिल्प के अंदर आते हैं। जबकि जो कोमल शिल्प होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या कोई स्लाइड अगर बनाई जाती है, कोई सॉफ्ट कॉपी आपने बना के रखी हुई है, तो वो क्या होगा, जैसे अगर कोई भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया, तो वो सबका सब कोमल शिल्प के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? आपका एक कठोर शिल्प के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप समझ गए कठोर शिल्प और कोमल शिल्प क्या होता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था शिक्षा बिना बोझ के। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दीजिए इसके ऊपर। एजुकेशन विदाउट बर्डन या लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इसके नाम से एक पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और ये आपको बताना है कि किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखिए आपका पहला है जनार्दन समिति द्वारा, दूसरा है पटेल समिति द्वारा, तीसरा है यशपाल समिति के द्वारा या चौथा है राम मूर्ति समिति के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो प्रोफेसर यशपाल हैं उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट 1992 में पेश की गई थी, सोचो। और इस रिपोर्ट का शीर्षक यही था, शिक्षा बिना बोझ के। और इसी रिपोर्ट के बेस पर जो है हमारा बना एनसीएफ,
जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जिसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो 5 प्रिंसिपल उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं। तो उसका जो टॉपिक है, जो उसका है क्या बोलते हैं, जो उसकी हेडलाइन है वो क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब उसका मेन मकसद है कि बच्चों के ऊपर से शिक्षा का बोझ कम करना है, उसको वो शिक्षा बोझ न लगे बल्कि वो इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो उसमें फिर 5 अलग अलग बातें हैं कि जैसे शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना है, रटन प्रणाली से मुक्त करना है, इस तरीके की बातें उसके अंदर की गई। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है। तो शाला त्याग, शाला का मतलब क्या होता है, विद्यालय, और त्याग मतलब छोड़ना। तो शाला त्याग किससे रिलेटेड होगा, पहला है यहाँ पर अपव्यय से, दूसरा है अवरोधन से, तीसरा है अव्यय व अवरोधन से, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जब लेक्चर करवाए थे तो उसमें मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, वो कौन सी थी 2 चीज़ें, अव्यय व अवरोधन, है ना। एक तो था आपका मिसयूज, और आपका अवरोधन का मतलब स्टॉपेज। तो फ्रेंड्स ये 2 चीज़ें क्या होती हैं, अगर कोई बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाने पर से पहले ही उस क्लास में फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका अवरोधन हो जाता है। और अगर वो अपनी शिक्षा को पूरी करने से पहले ही स्कूल को छोड़ देता है तो वो क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर जितना भी व्यय हुआ है उसका मतलब वो सारा का सारा व्यय क्या हो गया, वो निरर्थ हो गया, उसका अपव्यय हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों ही कारण कहीं ना कहीं शाला त्याग के कारण बनते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है। तो फ्रेंड्स शिक्षा आयोग के नाम से कौन सी रिपोर्ट है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है इसमें, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट, और चौथा है भारतीय शिक्षा पर रिपोर्ट। तो हमें बताना है कि शिक्षा जो आयोग है उसका क्या यहाँ पर मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स जो शिक्षा आयोग है वो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो शिक्षा आयोग है वो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको कई नामों से आएगा, ये एक्चुअली में कौन है, कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन वो कई बार क्या देगा, राष्ट्रीय शिक्षा बोलेगा उसको, या उसको कई बार भारतीय, हाँ भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो वहां पर जो है शीर्षक उसके अंदर जो कोठारी कमीशन का शीर्षक दिया गया है वो क्या है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाता है। कोठारी कमीशन जो कि कब बना, 1964 के अंदर, और 66 तक चला, 2 साल इसको मतलब इसको अपनी रिकमेंडेशन देने में लगी। तो फ्रेंड्स ये जो कोठारी कमीशन है इसी को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, केवल शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, और इसका जो शीर्षक था वो कौन था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सभ्य सहायक सामग्री नहीं है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें से श्रव्य कौन सा नहीं, तो आप देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन श्यामपट्ट हमारा श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं, वो है मोरेनो द्वारा, रोच द्वारा, स्प्रेंजर द्वारा, या थॉर्नडाइक के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये मूल्यों के आधार पर जो क्वेश्चन है ये वर्गीकरण किया गया था, ये स्प्रेंजर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, और उन्होंने जो कई प्रकार के जो मूल्य हैं उसके अंदर व्यक्तित्व को विभाजित किया था, जैसे कि आपका सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य हो गए, सैद्धांतिक मूल्य हो गए, धार्मिक मूल्य हो गए, सौंदर्यात्मक मूल्य हो गए। इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर व्यक्तित्व को डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और मेनली कितने प्रकार हुए, वो 6 प्रकार हम मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर ये ऐसा आएगा कि स्प्रेंजर ने जो है वो व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, तो 6 भागों में बांटा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो फ्रेंड्स जो व्यवहार तकनीकी वो क्या है, वो किस पर आधारित होती है, पहला है मनोविज्ञान पर, दूसरा है विज्ञान पर, तीसरा है कला पर, और चौथा है कला एवं विज्ञान पर। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो व्यवहार होता है, जो मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है, और व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है, वो मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि मनोविज्ञान का मतलब ही क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इतनी सी लाइन आप याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सही कर लेंगे। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है हमारे पास मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं, यह कथन दिया है। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं, यह कथन दिया गया। तो पहला है लूमीस के द्वारा, दूसरा है ट्रेवर के द्वारा, तीसरा है गीजर के द्वारा, और चौथा ऑप्शन ही इसमें कुछ कट हो गया, गड़बड़ हो गई इसमें। तो फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअली में आयोग के द्वारा भी निरस्त किया गया था, क्योंकि इसमें चारों ही जो ऑप्शन है उसमें से कोई भी सही नहीं था, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो आपका इन्होंने दे रखा है कि मूल्य व्यवहार शिक्षा के निर्धारक कारक, इसका जो उत्तर है वो हॉफ और डंकन है, ठीक है, जो इसमें चारों में ही नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि हर कोई कर सकता है। देखिए, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, दूसरा है अध्यापकों के नेतृत्व में कमी, तीसरा है मूल्यों की कमी, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम सब जानते हैं कि ये चारों के चारों कारक जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर अनुशासनहीनता विद्यालयों के अंदर जो होती है, जो डिसिप्लिन में कमी होती है, उसमें ये चारों चारों अपना अपना रोल निभाते हैं, है ना। कि अगर दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो भी, उससे भी बच्चे अनुशासनहीन होंगे। अगर अध्यापकों में नेतृत्व की कमी है, वहाँ पर सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो उससे भी होगा। मूल्यों की कमी है, वैल्यूज़ नहीं है, केवल पैसा बटोरने का काम किया जाता है, तो उससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं अनुशासन में अनुशासनहीनता आएगी, ठीक है। तो ये सारे कारण हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है। तो ये देखिए, ये भी मैं आसान क्वेश्चन मैं ही इसको मानूंगा। पहला है विद्यालय प्रबंधन, दूसरा है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन, और तीसरा है हमारे पास प्रशासन, और चौथा है ये सभी। तो सभी जानते हैं कि ये सारे ही काम जो है वो विद्यालय में प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल के अंडर में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है, ये जो है आपका किसके लिए था, आप सब जानते हैं, प्राथमिक जो शिक्षा है उससे रिलेटेड है। यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है वो हम करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है यहाँ पर 1986 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया था, और 87 से लागू कर दिया गया था। यानी कि 87 अगर डेट उसमें ऑप्शन में होगा तो आप उसको ही टिक मानेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर आप जानते हैं कि कुछ नॉर्म्स थे कि विद्यालय में एटलीस्ट क्या हो, 2 खुले खुले हवादार कमरे होने चाहिए, फिर कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, उसमें से पॉसिबली अगर एक महिला हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। और उसके अलावा बरामदा होना चाहिए एक खुला। फिर साथ के साथ बच्चों को के जो रूम्स होते हैं, मतलब जो क्लासरूम है उसके अंदर प्रॉपर ब्लैक बोर्ड हो, सब लड़के या लड़कियों के लिए अलग शौचालय हो, सबके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, चौक की व्यवस्था हो, ग्लोब लगे हों, मैप लगे हों, इस तरह की जो सारी चीज़ें इसके अंदर बोली गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है। तो मूल्य ह्रास यानी कि आपका वैल्यू में जो गिरावट आती है, या पढ़ाई की जो क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी एजुकेशन, उसमें गिरावट का क्या कारण हो सकता है। पहला, जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है अधिक शिक्षा, तीसरा है धनी होना, और चौथा है वैज्ञानिक जागरूकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे सुटेबल ऑप्शन मुझे ऑप्शन फर्स्ट ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब जनसंख्या का विस्फोट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो मानक है उसके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं वैल्यू की जो उसके अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर गिरावट होगी, है ना। जहाँ 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मानक के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है कि 60 100 बच्चों को एक ही टीचर हैंडल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या नहीं कर पाएगा, सब लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ध्यान देना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था। तो शिक्षण के जो 14 कौशल हैं वो किसने दिए थे। पहला है एलन एन रियान ने, दूसरा है बी के पासी ने, तीसरा है आई के डेविस ने, और चौथा है बी एस ब्लूम ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर जो है राइट आंसर है एलन और रियान। जो एलन और रियाल हैं उन्होंने ही यहाँ पर 14 कौशलों का वर्णन किया था, ठीक है ना। और जबकि अगर आएगा कि 13 जो कौशल है उनके बारे में किसने बताया था, शिक्षण के 13 कौशल, तो वो आंसर हो जाएगा आपका बी के पासी। अगर 13 कौशल आएंगे तो वो आपका वी के पास ही है, जबकि 14 कौशल आएंगे तो वो एल के रियान है।
उसके अलावा BS ब्लूम, आप सब जानते हैं कि ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर उन्होंने जो BS ब्लूम है उन्होंने ही इसको दिया था, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या क्या होता है आपका ज्ञान, पहले आपका ज्ञान होता है, फिर आपका बोध होता है, फिर प्रयोग होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है और अंत में मूल्यांकन होता है। तो ये आपको आपको ऊपर नीचे से ऊपर तक पूरा क्रम याद रखना है। और ज़्यादातर इसमें ये पूछा जाता है कि अंत में कौन होता है, तो अंत में मूल्यांकन होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर भी पूछा जाता है। तो बताइए, पहला है स्किनर के द्वारा, दूसरा है ब्लूम के द्वारा, तीसरा है मैस्लो के द्वारा और चौथा है फ्लेंडर के द्वारा। तो हम सब जानते हैं कि फ्रेंड्स जो आपका ये पदानुक्रम सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है ना। अब्राहम जो मैस्लो हैं उन्होंने एक प्रकार का एक त्रिभुज टाइप का एक बनाया और इसके अंदर उन्होंने अलग अलग लेवल्स इस तरीके से बनाए, ठीक है ना। और अलग अलग लेवल के हिसाब से उन्होंने इसको डिवाइड किया। LT के सिलेबस के अंदर भी ये दिया गया है, तो वहाँ पर भी ये पूछा जा सकता है और यहाँ पर भी ये पूछा जा सकता है। तो इसमें उन्होंने अलग अलग लेवल बता दिए कि भाई इस व्यक्ति जो है उसकी सबसे पहले कुछ शरीर की अपनी आवश्यकताएं होती है, जिसमें आपको मेनली क्या चाहिए? आपको रोटी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, ठीक है, रोटी कपड़ा चाहिए। फिर बाकी फिर सेकंड लेवल पर जब वो जाता है तो उसे सुरक्षा चाहिए, अपना खुद का घर चाहिए, है ना। फिर थोड़ा उससे ऊपर जाता है तो उसको सामाजिक जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, सामाजिक आवश्यकताओं में उसे समाज से सम्मान चाहिए। फिर उसके बाद सम्मान के बाद वो ऊपर और ऊपर उठता है तो उसके जो लास्ट लेवल इसमें आएगा उसमें वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता उसको महसूस होती है कि मतलब अब उसे कुछ अध्यात्म की ओर वो जाना चाहता है, ठीक है। तो उस लास्ट वाले लेवल पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये जो आवश्यकता का सिद्धांत है ये दिया गया था मैस्लो के द्वारा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई। तो भारत में फ्रेंड्स इंटरनेट सुविधा कब से दी गई थी? पहला है 1975, दूसरा है 1990, तीसरा है 1995 और चौथा है 1997। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको जब लेक्चर करवाया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ष 1995 से। वर्ष 15 अगस्त 1995 से जो है वो पहली बार भारत के अंदर इंटरनेट सेवा शुरू की गई, किसके द्वारा? VSNL के द्वारा, ठीक है ना। VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा ये पहली सर्विस भारत के अंदर प्रदान की गई थी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है। तो ये देखिए, ये इस तरीके के जो वाक्य हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो आपको देखिए इसके अंदर ऑप्शन में जो चारों ही संस्थाएं हैं उसका आपने ध्येय वाक्य जो है रट के जाना है, ठीक है। तो खैर मैं नहीं आप तो हम जानते ही होंगे, विद्यालय के अंदर हम सब ने जो है NSS कभी ना कभी रखी है जब हम BSc ग्रेजुएशन में थे। तो राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको हम NSS कहते हैं उसी का ये ध्येय वाक्य है। उसके अलावा देखिए आपको जो फर्स्ट है स्काउट और गाइड, इसका भी ध्येय वाक्य आपको याद करना है। और नेशनल कैडेट कोर NCC का भी करना है। और उसके अलावा भी अगर कोई और इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है तो उसका भी ध्येय वाक्य याद करना है, ठीक है। क्योंकि ये ध्येय वाक्य पूछे जा सकते हैं, KBS का पूछा जा सकता है या किसी और का पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, यानी कि पहला जो जो महिला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खोली गई थी, ठीक है। तो पहला है बम्बई विश्वविद्यालय, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है SNTD महिला विश्वविद्यालय और चौथा है आगरा विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो होगा SNTD महिला विश्वविद्यालय, यानी कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसेया, अजीब सा नाम है इनका, थारकेसेया, इनके नाम पर ये खोला गया कब? 1916 में, 1916 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर खोला गया? मुंबई के अंदर खोला गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 90, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो मतलब जो भी टीचिंग के लिए जा रहा है उसको ये 101% ये आना ही आना चाहिए। तो पहला है प्रथम संशोधन, दूसरा है 73वां,
चौथा है 85वां और चौथा है 86वां। तो सभी जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर गलती से इसको 2001 लिख दिया था। तो बस उसके बाद तो लोगों ने कमेंट की बारिश कर दी कि सर आपने 2001 कैसे लिख दिया। अरे भाई मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि वो 2002 है, लेकिन वो गलती से लिख दिया तो बस उसके बाद तो लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है ना, कहीं तो कमेंट में गाली वाली भी देने लग जाते हैं। उनका तो मैं तुरंत उनको ब्लॉक करता हूँ जो फालतू की बातें करते हैं मेरे साथ। मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं, अपने स्टूडेंट जो तमीज़ से पढ़ने वाले हैं वही पसंद है मुझे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जो 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 के अंदर किया गया था, आप सब जानते हैं। और इसका जो इसके अंदर क्या किया गया कि जो अनुच्छेद 21 है उस जो कि क्या है, राइट टू लाइफ है। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ नहीं है, वो तो शिक्षा का अधिकार है। अरे भाई, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ जीवन जीने का अधिकार है, और उस अधिकार के अंदर 21 कौ में जो है उसको फाइनली किसको डाला गया, शिक्षा का अधिकार को डाला गया। वो इसलिए डाला गया ताकि क्या हो, लोग, क्योंकि जो लोग जो है वो जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तब उनका जीवन अच्छा होगा। तो इसका मतलब उनके जीवन जीने के अधिकार के साथ शिक्षा का अधिकार जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको इसके अंदर डाला गया। तो ये है पूरी कहानी के पीछे लॉजिक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने अब लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। ग्रामीण जो विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना का सुझाव दिया किसने, राधा कृष्णन आयोग। और राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको जरूर 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 याद रखना है। कब आया था, 1948-49। ठीक है, तो आज़ादी के बाद हमारा पहला जो आयोग है वो यही है, और इसने ग्रामीण स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात, यानी एक सजेशन दिया, रिकमेंडेशन दी थी, हालांकि वो मानी नहीं गई थी क्योंकि वो व्यावहारिक नहीं थी। ठीक है ना, उसके अलावा मुदालिर आयोग आप जानते हैं कि कब आया था, 1952 में आया था। और कोठारी कमीशन 64 में आया था। और ये हंटर आयोग ये 1882, ये तो बहुत पहले का है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, मुदालियर जो आयोग है उसका कार्यक्षेत्र क्या था। तो फ्रेंड्स अगेन जो है नाम आपको दोनों ही याद रखने। तो मुदालियर जो आयोग है उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि ये वाला। तो क्योंकि माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड था तो इसने मेनली जो है वो माध्यमिक शिक्षा यानी कि आपका 6वीं से लेकर और 8वीं तक की जो शिक्षा है, या 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो शिक्षा है उसके बारे में ही रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, और इस सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको, इसका उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है ना, सार्वभौमिकरण, अब ये इससे लिखा नहीं जा रहा। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि प्रत्येक जो बच्चा है वो एजुकेशन को अवेल कर पाए, ये इसका मकसद था। फ्रेंड्स जो कई बच्चे हैं वो कह रहे साहब हमको दिखता ही नहीं है। अरे भाई तुम लोग 144 में देखोगे तो तुम्हें कहाँ से दिखेगा, थोड़ा अपना रेजुलेशन इंक्रीज करो, 240 में देखो, 360 में देखो, 480 में देखो, तब तुम्हें क्लियर दिखाई देगा, है ना। तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम्हारे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो शूट करके डालता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, यानी कि जो आपके टीचिंग स्किल्स हैं उसका विकास किसके द्वारा किया जाता है। पहला है प्रणाली विश्लेषण द्वारा, दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, तीसरा है अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा, चौथा है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। तो हम सब जानते हैं कि जो आपका ये पूरा का पूरा टेक्निक्स जो है डेवलप की जाती है उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग होती है। और माइक्रो टीचिंग जो है वो छोटे छोटे जो स्किल्स होते हैं उसको पहले बच्चों को समझाया जाता है। आपने देखा होगा बीएड में भी पहले वो माइक्रो लेसन प्लान्स बनवाए जाते हैं, जिसमें कि अलग से जो कौशल हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, आपका प्रश्न पूछने का कौशल हो गया, पुनर्बल देने का कौशल हो गया, ये जितने भी हमारे 4-5 प्रकार, व्याख्या करने का कौशल हो गया, ये जो कौशल होते हैं ये 4-5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के मेनली। तो ये सिखाए जाते हैं, और जब ये बच्चा सीख जाता है
तब उसके बाद हमसे बड़े वाले लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं कि जब बच्चे ये माइक्रो टीचिंग को सीख जाते हैं तो उनको पूरे फुल वाले लेसन प्लान में अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टीचिंग की स्किल्स को डेवलप करने के लिए तरीके होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान किसने खींचा था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला है वुड के घोषणा पत्र, दूसरा है जीके गोयल, तीसरा है हरटांग कमेटी हो गई, ये तो होंग लिख दिया मैंने, हरटांग समिति ने, और चौथा है महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये हरटांग कमेटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लगा दो। हरटांग जो समिति बनी थी वो 1929 के अंदर बनी थी, और इस समिति ने ही पहली बार शिक्षा में बोला कि जो है सार्वभौमिकरण जो है उसके ऊपर सबसे बड़ी रुकावट क्या है, अपव्यय व अवरोधन। यानी कि जो बच्चे छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं उनके कारण वही जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है कि बच्चे का जो है वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बेसिक एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो हरटांग कमेटी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। तो जो नेशनल एजुकेशनल मिशन है वो कब प्रारंभ किया गया, पहला है 1950, 1956, 75 और 88। तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में पूरा किया गया, सॉरी शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री कौन थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स राजीव गांधी के दौर में ये शुरू किया गया, और ये 1986 की पॉलिसी में ही इसकी बात कर ली गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। पहला है राधाकृष्णन आयोग, दूसरा है हंटर आयोग, तीसरा है मुदालियर आयोग, और चौथा है सैडलर आयोग। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश कौन करेगा, जो विश्वविद्यालय के लिए आयोग बना होगा, और वो कौन था, हमारा पहला ही आयोग जो राधाकृष्णन आयोग है, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान की जो है वो सिफारिश यानी कि यूजीसी की सिफारिश कर दी थी। और इन्हीं के जो है सिफारिश के बाद फाइनली यूजीसी की स्थापना कब हुई, 1953 के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि 1953 के अंदर स्थापना हो गई थी, लेकिन उसको एज ए मतलब जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसके तौर पे 56 में अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बन तो वो 1953 में गई थी, और ऑटोनोमस बॉडी जो है उसको स्वायत्त संस्था के रूप में 56 में जो है वो अडॉप्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। तो यह है पहला राज्य सरकार के द्वारा, दूसरा है प्रधानाध्यापक के द्वारा, तीसरा है विद्यालय के समीप के समुदाय के द्वारा, और चौथा है अभिभावक शिक्षक परिषद के द्वारा। तो हम सब जानते हैं कि आंतरिक जो प्रशासन है वो कौन संभालेगा, प्रधानाध्यापक जो होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास एनसीटीई को किस वर्ष एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी 1995 को। तो क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है 1993 कहीं पर ऑप्शन होगा तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 1993 के अंदर जो है संस्था बन चुकी थी, और उसको फाइनली 1995 में जो है एक वैधानिक जो संस्था है, जैसे यहाँ पर बात की गई ना वैधानिक संस्था की, तो वैधानिक संस्था कौन होती है, जो पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत बनाई जाती है। तो वो संस्था 95 में घोषित की गई थी, और जो बन कब गई थी, 1993 में ही बन गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो बताइए इसमें राइट आंसर। ये क्षेत्रीय कार्यालय भी मैंने करवा रखे हैं। पहला है जयपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है भुवनेश्वर, और चौथा है चेन्नई। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर भुवनेश्वर में यहाँ पर कार्यालय स्थित नहीं है। बाकी यहाँ पर चौथा जो कार्यालय है वो है मुंबई, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, और हाँ बेंगलोर के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेंगलोर आपको याद रखना है। तो चलते हैं आगे।
मुझे कंफ्यूजन क्यों हो रहा, नहीं ठीक है, भुवनेश्वर में नहीं है। नहीं 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 फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में नहीं है, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बैंगलोर, इन 4 जगह पे है, चेन्नई में नहीं है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है इसका, मैंने एक तरीका भी बनाया था, वो है जय भवानी आपका बम भोले। हाँ, अब याद याद आ गया मुझे, जय भवानी बम भोले। ठीक है, तो जय से जयपुर, और भवानी से भुवनेश्वर, और बौ से बैंगलोर, बम भोले से मतलब बौ से बैंगलोर हो जाएगा, और भौ से भोपाल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन, मतलब मैं भूल चुका था, लेकिन अब मुझे याद आ गया। ठीक है, तो चेन्नई इसमें गलत है, बाकी सब सही है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नीचे है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलते हैं आगे। सॉरी, इसमें जो है हमने ऑप्शन तो देखे ही। पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, चौथा है शिक्षा आयोग। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया था। तो बताइए, इसमें आप सही क्रम में लगाइए इसको। सबसे पहले जो आज़ादी के बाद हमारे पास आया वो कौन था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हो जाएगा पहला। फिर जो है आपका आया कौन? मुदालियर आयोग, जिसको कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसी की रिकमेंडेशन पर बना यूजीसी, तो फिर आया यूजीसी, और लास्ट में आया शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। तो पैटर्न देख लीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा सही। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, 3, 2, 1 एंड 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इस तरीके के क्रम पे लगाने के लिए भी आ सकते हैं। तो चारों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है? पहला है छात्र सहभागिता, दूसरा है उपकरणों एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग, तीसरा है प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना, और चौथा है अनुबोधन। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर है अनुबोधन। अनुबोधन यहाँ पर जो प्रदर्शन कौशल है उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तकनीकी के जो 3C हैं उसका क्या मतलब है? तो 3C का मतलब होता है आपका करिकुलम, कंप्यूटर एंड तीसरा क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। ये वाला कंप्यूटर, करिकुलम एंड कम्युनिकेशन, CCC, इसलिए इसको CCC के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर, करिकुलम एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण वाले चैप्टर में हमने ये बात की थी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? तो पहला है शून्य बिंदु, दूसरा है आत्मनिर्भरता कह रहा हूँ आजकल, आत्मनिर्भरता शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को अंदर मिल रहा है, तो इसलिए दिमाग में भी आत्मनिर्भरता ही घुसी हुई है। पहला है शून्य बिंदु, दूसरा है आत्मनिष्ठता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, और चौथा है निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाई। तो बताइए यहाँ पर जो परिमाणात्मक मापन है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आत्मनिष्ठता। तो आत्मनिष्ठता जो है वो परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है, जबकि शून्य जो बिंदु है वस्तुनिष्ठता, निश्चित एवं पूर्णतः मूल्यों की इकाई को परिमाणात्मक मापन की विशेषताओं को अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, और यह मात्रात्मकता से रिलेटेड होती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए आप। 10+2+3 जो है वो शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो है जो कोठारी कमीशन है उन्होंने इसका रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन उसके बाद इसको संपूर्ण देश में लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। ठीक है, तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि इसके अंतर्गत ही इसको व्यवस्था को संपूर्ण देश के अंदर लागू किया गया था। हालांकि पहली बार अगर बात आएगी कि पहली बार किस आयोग ने बात की, तो वो कोठारी कमीशन इसका राइट आंसर तब हुआ। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो लेटेस्ट 2020 वाली जो हमारी शिक्षा नीति है उसके अंदर भी नया पैटर्न है 5+3+3+4 का, तो वो पैटर्न भी आप देख लेना एक बार। ठीक है,
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो सब जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, सैम पित्रोदा, ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पूर्ण निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है। तो पूर्ण निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है, पहला है व्याख्या कौशल, दूसरा है पुनर्बलन कौशल, तीसरा है खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल, और चौथा है दृष्टांत कौशल। तो हमें बताना है कि पुनः निर्देशन मतलब रीइंस्ट्रक्शन करना वो किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल, क्योंकि खोजपूर्ण प्रश्न पूछने के कौशल के अंतर्गत ही जो है वो बच्चा जब प्रश्न पूछेगा उसको क्या होगा, तुरंत जो है वो फीडबैक भी दिया जाएगा साथ के साथ में, और उसको पुनः जो है निर्देशन दिया जाएगा, यानी री इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाएगा कि आप इस तरीके से इसको करिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला है सुधारात्मक, दूसरा है निरोधात्मक, तीसरा है सुधारात्मक और निरोधात्मक, और चौथा है दमनात्मक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दोनों ही उपाय अपनाने पड़ेंगे, सुधारात्मक भी और निरोधात्मक भी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चे के अंदर सबसे पहले उसकी जो कमियां हैं उन, या अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उस पर निरोधात्मक यानी उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, और दूसरा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसके अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। तो वही है वो बात जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, सीटेट के अंदर भी हम कई बार पढ़ते हैं, आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, तो वही वाली बात है इसके अंदर भी। ठीक है ना, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था, यानी कि ये रूसा की बात हो रही है। पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा, दूसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, तीसरा है शिक्षा आयोग के द्वारा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो हम सब जानते हैं कि जो रूसा कार्यक्रम है वो आपके MHRD जो मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आप सब जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय है उसका नाम MHRD ही था अभी तक, अब फिर से जो है हमारी नई पॉलिसी के अंदर उसको शिक्षा मंत्रालय कर लिया गया है। ठीक है, और ये उस टाइम से जो राजीव गांधी का टाइम था उस टाइम से इसको चेंज कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो रूसा वाला कार्यक्रम है ये कब हुआ, 2013 से ये हुआ था। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रख लेना, इसका प्रारंभ 2013 से किया गया था MHRD के द्वारा। और मेनली क्या था कि जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों को मतलब किस प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा शिक्षण, ये अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा शिक्षण आभ्यू प्रभुत्ववादी शिक्षण आभ्यू के अंदर शामिल नहीं है। पहला अनुवर्त शिक्षण आभ्यू, दूसरा है अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा है खोज शिक्षण आभ्यू, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है खोज शिक्षण आभ्यू। बाकी ये दोनों ही मैंने बता रखे हैं, आप लोग लेक्चर्स में आके जाके जरूर देखिए। अनुवर्ग शिक्षण भी मैंने बता रखा है, अभिक्रमित अनुदेशन भी बता रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो है शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट।